Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Students, today we are going to read class 7th history chapter 3rd, and student, it's a page number 33. Okay, so we will read page number 33 is third paragraph. Okay, and this paragraph we will start here. What Minhaj-e-Siraj थॉट अबाउट रजियाज. ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो मिनहाज सिराज थे, कौन थे मिनहाज सिराज? एक क्रोनिकलर थे, मीन्स कि वे एक बहुत ही बड़े इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जिन्होंने 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया, जो कि उस समय शासक बनी थी, उनके बारे में उन्होंने बहुत सी चीज़ें अपने वृत्तांत में, अपनी पुस्तक में लिखा था. ओके, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज. व्हाट मिनहाज सिराज थॉट अबाउट रजिया. तो रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के क्या थॉट्स थे, क्या विचार थे. ऑलराइट, मिनहाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन. ओके, मिनहाज सिराज क्या सोचते थे, उनका क्या विचार था? मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, आइडियल सोशल ऑर्डर, जो आदर्श समाज व्यवस्था एक बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए. इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन, यानी पुरुष की उन्हें सहायक होना चाहिए, पुरुष के उन्हें अधीन होना चाहिए. ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड she gain from all of her excellent qualities. Okay, he therefore, और वे इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में, यानी खुदा ने जहाँ पर रचना की है उसके खाते में, उसके ब्यौरे में, चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ. ओके, तो जो मिनहाज सिराज बताते हैं, जो वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि वह यह पूछता है कि जो भगवान की रचना है, उसके जो रचना का जो बही खाता है, यानी खाता है, उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, लेकिन फिर भी इतनी शानदार खूबियों से आखिर उसे क्या मिला, जो कि रजिया की इतनी अच्छी क्वालिटीज़ थी, जो खुदा ने इंसान के बही खाते में बनाई थी. इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशंस, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज. ओके, सो अगेन, तो जो ये व्यवस्था थी, जब 1236 में रजिया शासक बनी थी, जो कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, वह इसलिए शासक बनी क्योंकि वो अपने सभी भाइयों से हाईली क्वालिफाइड थी और बहुत ही एबल थी. तो उसको क्या बना दिया गया था? 1236 में दिल्ली का शासक बना दिया गया था. तो मिनहाज सिराज इस बारे में कहते हैं कि जो भगवान की, ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को तो पुरुषों के सबऑर्डिनेट होना चाहिए, अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, अंगेस्ट जाता है. तो वे कहते हैं कि वह पूछते हैं कि खुदा की रचना के खाते में, भगवान की रचना के खाते में, चूंकि सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ. ओके, ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया मेंशन्ड दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश. ओके, और रजिया ने अपने अभिलेखों में, अपने इंस्क्रिप्शंस में रजिया ने यह मेंशन किया और सिक्कों पर उसने यह अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी. ओके, दिस वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रम देवी. ओके, और यह जो था, यह उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी, ओके, जो कि 1262 से लेकर 1289 में उन्होंने शासन किया था, ऑफ द काकतीय डेंसिटी. ओके, काकतीय डेंसिटी ऑफ वारंगल. ऑलराइट, ऑफ वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश. ऑलराइट, तो क्या था? आधुनिक आंध्र प्रदेश, मॉडर्न आंध्र प्रदेश
के वारंगल क्षेत्र में किसी समय एक काकतीय वंश था, काकतीय वंश का राज्य था, और उस वंश की रानी जो जिनका नाम क्या था, रुद्रम्मा देवी था, उन्होंने 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल क्या था, का बिल्कुल अपोजिट था, बिल्कुल उल्टा व्यवहार था, क्योंकि वे भी, रुद्रमा देवी भी उस समय शासक बनी थी, लेकिन उनका व्यवहार और रजिया के व्यवहार में काफ़ी अंतर था। अब वे अंतर क्या था? Another queen, Rudrama Devi, changed her name on her inscriptions and pretended she was a man. अब वह अंतर यह था कि रुद्रमा देवी ने क्या किया था, अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा लोगों में करवाया था। अब अगर हम दूसरी रानी की बात करें, अनदर क्वीन दीदा, ओके, फिर एक और दीदी, एक और रानी थी जिनका नाम क्या था, दीदा था। दीदा मीन्स कि यह नाम किससे बना था, दीदी बड़ी बहन से, एल्डर सिस्टर से बना था। रूल्ड इन कश्मीर, उन्होंने कश्मीर में शासन किया 980 से 1003 में। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, उनका जो यह उपाधि थी, उनका जो यह नाम था, यह बड़ा आकर्षक था। इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर, यह दीदी यानी बड़ी बहन को लेकर था। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट, और प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा नाम यानी स्नेह भरा टाइटल संबोधन दिया था। ओके, so express Minhaj's ideas in your own words. Do you think Rajia shared these ideas? Why do you think it was so difficult for a woman to be a ruler? अब स्टूडेंट्स, मिनहाज के विचार आप अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? सो स्टूडेंट्स, व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, कि क्या आपको भी लगता है it was so difficult for a woman to be a ruler. All right, now next students, page number 34. Okay, from garrison town to empire. Okay, the expansions of the Delhi Sultanate. Okay, तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार, एक्सपेंशन मीन्स विस्तार, गैरिसन शहर से, गैरिसन टाउन से लेकर कहाँ तक, एम्पायर तक यानी साम्राज्य तक। ओके, सो स्टूडेंट्स, after this heading here is a picture of one map. Okay, it's a map too, and this map is a indicate the major cities captured by शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इस मैप में मुख्य शहर बताए गए हैं जो कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए थे, उनको इस मैप में दिखाया गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी काजकोट, नंदाला, लाहौर, ओके, एंड कुहराम, तबर हिंद, सरस्वती, बारवली, सनाम एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं इस मैप में बहुत सारे शहर बताए गए हैं। ये मेजर सिटीज थे जो कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा कैप्चर किए गए थे। ऑलराइट, so in the early 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrison. 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, प्रारंभ में, अर्ली 13th सेंचुरी मीन्स आरंभिक 13वीं शताब्दी के वर्षों में जो दिल्ली के सुल्तान थे वे क्या करते थे, सुल्तान्स रियली वेंट बियॉन्ड हैविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन। ओके, तो दिल्ली के सुल्तानों का जो शासन था वो एक गैरिसन। अब गैरिसन क्या होता है स्टूडेंट? गैरिसन मीन्स रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को गैरिसन कहा जाता है। ओके, गैरिसन किसे कहा जाता है? ऐसी सेना की टुकड़ी जो रक्षा का काम करती है उस किले का, उस साम्राज्य का। ओके, तो किसे कहा जाता है गैरिसन? रक्षक सैनिकों की टुकड़ी। किसे कहा जाता है गैरिसन? रक्षक सैनिकों की टुकड़ी को। तो जो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासक गैरिसनों के निवास के लिए मजबूत किलेबंदी, फोर्टिफाइड किलेबंदी, ओके, फोर्टिफाइड टाउन्स यानी मजबूत किलेबंदी के जो शहर थे से दूर शायद ही कभी फैला हुआ होगा। द सुल्तान seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade
tribute to or plunder for supplies. Okay, hinterland. Hinterlands means, students, the lands adjacent to a cities or port that supply it with goods and services. Okay, hinterland means the lands adjacent to a city or port that supply it with goods and सर्विसेज. इट मीन्स हिंटरलैंड को हम हिंदी में बोलते हैं भीतरी प्रदेश. अब ये भीतरी प्रदेश क्या होता है? भीतरी प्रदेश मीन्स होता है किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति कर सकें, उसे हिंटरलैंड बोला जाता है. ओके, so the sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade. Okay, तो जो शहरों से संबंध, लेकिन इनसे दूर जो हिंटरलैंड थे, जो भीतरी प्रदेश थे, उनका नियंत्रण न के बराबर था. उन पर उनका नियंत्रण न के बराबर था. इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री के लिए, रसद आदि के लिए, व्यापार के लिए, एंड प्लंटर फॉर सप्लाइड, और लूट मार के लिए, कर या लूट मार पर ही उनको क्या होना पड़ता था? निर्भर रहना पड़ता था. कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. ओके, कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स. अब स्टूडेंट्स, गैरिसन टाउन मैंने एक बार फिर बताया आपको. गैरिसन टाउन क्या होता है? अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ी का शहर, उसको बोलते हैं गैरिसन टाउन. ओके, यानी किलेबंद बसाव जहाँ पर सैनिक रहते हैं. ठीक है, किलेबंद बस्ती या किलेबंद शहर जहाँ पर रक्षक सैनिक रहते हैं या सैनिकों की टुकड़ियाँ रहती हैं जो रक्षा का काम करती हैं. तो कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. ओके, एंड जो गैरिसन टाउन पर जो नियंत्रण था स्टूडेंट्स, ओके, तो ये दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही कठिन था. इन गैरिसन शहरों का नियंत्रण करना, ये दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध पर स्थित थे. ओके, रेबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेगाइल कम्युनिकेशन रूट्स. अब जो रेबेलियन थे, जो कि विद्रोही थे, ओके, जो विद्रोह करते थे, बगावत था, युद्ध था, इवन बैड वेदर, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक जो सूत्र थे वे दूर हो जाते थे, मीन्स टूट जाते थे, छिन्न भिन्न हो जाते थे. फ्रेगाइल कम्युनिकेशन मीन्स छिन्न भिन्न हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना उस कम्युनिकेशन का जो इनके साथ होता था. इस कम्युनिकेशन के टूटने का कारण क्या था? विद्रोह था, युद्ध था और बुरा मौसम था, बैड वेदर था. ओके, Delhi authority was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. Okay, अब जो दिल्ली के सुल्तान थे, okay, दिल्ली authority was also challenged. जो दिल्ली में जिसका अधिकार था, यानी जो शासन था, शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे. ठीक है, तो उनसे हमेशा उनको क्या मिलती थी? चेतावनी मिलती थी. द consolidations occurred during the reign of Ghiyasuddin Balbar and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. It's consolidations. Okay, तो अब जो इनका consolidation था, इनका जो संस्थापन था, ठीक है, इनका जो विस्तार था, इनको एक करने का जो कार्य था, ये क्या हुआ? इट्स अकर्ड ड्यूरिंग द रेजिन ऑफ गियासुद्दीन. ये गियासुद्दीन के शासनकाल, बलबन के शासनकाल में ये क्या हुआ? शुरू हुआ. ओके, मीन्स कि इनका संस्थापन गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था. ओके, The first set of campaigns along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. Okay, during these campaigns, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. Okay, the first set of campaign. Okay, तो सल्तनत की जो भीतरी सीमाएं थी, भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले
उनका लक्ष्य क्या था? गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। ठीक है, क्या लक्ष्य था? जो पहला अभियान जो था, फर्स्ट कंपेन था, फर्स्ट सेट ऑफ कंपेन क्या था? इंटरनल फ्रंटियर यानी आंतरिक जो सीमाएं थी, ओके, यानी भीतरी सीमाएं जो सल्तनत की, उनके जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था कि गैरिसन शहरों की जो पृष्ठभूमि है या जो भीतरी क्षेत्र है उनकी स्थिति को मजबूत करना। ओके, ड्यूरिंग दिस कंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड पास्टरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। और इन अभियानों के दौरान क्या करना पड़ा? गंगा यमुना के जो दोआब से जंगलों को काटना पड़ा, जंगलों को साफ कर दिया गया, जिससे जो हंटर गैदरर थे यानी शिकारी संग्राहक जो थे एंड पास्टरलिस्ट जो चरवाहे थे, उनको अपने हैबिटेट से, अपने निवास स्थान से यानी पर्यावास से बाहर कर दिया गया, एक्सपेल्ड यानी खदेड़ दिया गया। ओके, These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. New fortresses, garrisons, towns were established to protect trade routes and to promote regional trade. Okay. तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? जो वो ज़मीन थी, दीज लैंड्स, जो वे ज़मीन थी, वे किसानों को दे दी गई, पीजेंट्स को। क्यों दे दी गई? ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चरल वॉच इनकरेज, जिसकी वजह से कृषि कार्य को प्रोत्साहन मिला, कृषि कार्य को बढ़ावा मिला। एंड न्यू फोर्ट्रेसेस, नए जो वहाँ पर किले थे, ओके, नए किले। एंड गैरिशन टाउन्स यानी गैरिसन शहर। गैरिसन शहर क्या होते हैं? सैनिक टुकड़ी होती है, सैनिक टुकड़ों के, रक्षक सैनिक टुकड़ों के जो शहर थे, नगर थे। एंड टाउन्स वर स्टेबलाइज्ड, और कई नगर और शहरों को वहाँ पर बसाया गया, स्टेबलाइज्ड किया गया। क्यों किया गया? ताकि वहाँ पर प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स, ताकि ट्रेड रूट्स यानी व्यापारिक मार्ग, एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड, ताकि वहाँ पर व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा हो सके, एंड रीजनल ट्रेड यानी क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति हो सके, उसको बढ़ावा मिल सके। ओके, तो वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और नए शहर बसाए गए। ओके, The second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. Military expeditions into southern India started during the reign of Alauddin Khalji, see map 3, and culminated with Muhammad Tughlaq. In their campaigns, Sultanate armies captured elephants, horses and slaves and carries away precious metals. अब जो second expansion था यानी जो दूसरा विस्तार था, वो सल्तनत की एक्सटर्नल फ्रंटियर यानी बाहरी सीमा पर हुआ। ओके, तो जो दूसरा विस्तार हुआ वह सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ, एंड बाहरी सीमा पर हुआ। और इसके साथ साथ क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को, ओके, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत के को लक्ष्य करके, ओके, दक्षिण भारत को कैप्चर करने के लिए, लक्ष्य करने के लिए सैनिक अभियान शुरू कर दिए गए, मिलिट्री एक्सपीडिशन शुरू कर दिए गए, जैसे कि हम मानचित्र 3 में हम देखेंगे। हियर इज अ मैप 3। ओके, अभी हम इसको देखेंगे। और जो ये सारे अभियान थे, ये मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गए थे। एंड इन देयर कंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, और इस अभियान में जो सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, ओके, एलिफेंट हाथी, हॉर्सेस घोड़े, एंड स्लेव्स और गुलाम, एंड कैरीड अवे प्रीसियस मेटल्स और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली थी इस अभियान में, सेकंड एक्सपेंशन में। ओके, बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स राइजिन, और अंत में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं के शुरुआत में की अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्षों के बाद अगर हम बात करें, ओके, बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स राइजिन यानी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंत में 150 वर्षों के बाद समवट हम्बल बिगिनिंग, बड़ी अच्छी एक शुरुआत हुई। ओके, यानी कि दिल्ली सल्तनत की सेनाओं के शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर
मगर 150 वर्ष के बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस महाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र में एक युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था. ओके, द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज. और उस समय क्या हुआ, इन्होंने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और बहुत सारे शहरों को सीज कर दिया, बहुत सारे शहरों पर अपना कब्जा कर लिया. द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रेयल्म. ओके, रेयल्म मीन्स क्षेत्र, राजवंश. ओके, राज क्षेत्र, अंश. तो जो कौन थे, सल्तनत थे, ये टैक्सेस जमा करने लगे. ओके, इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूल करते थे. लेकिन इतने विशाल क्षेत्र में, अ वास्ट टेरिटोरी, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका जो कंट्रोल था वह कितना प्रभावी था. ओके, किस सीमा तक प्रभावी था, कितना प्रभावी था, मीन्स कि लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, यह एक सोचनीय विषय था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी कैन सी मैप 3 विच इज अलाउद्दीन खिलजीज कैंपेन इनटू अ साउथ इंडिया. मीन्स कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का जो अभियान था, आप देख सकते हैं इंडिया मैप के दक्षिण पोर्शन को, यहाँ पर साउथ पोर्शन को हमारा दिखाया गया है. तो यहाँ पर इस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के लिए, नियंत्रण के लिए अपना अभियान चलाया था. देखिए, दिल्ली से ये गुजरात, देवागिरी, ओके, द्वार समुद्रा, मदुरई, तंजौर, वारंगल. ओके, तो यहाँ पर इनके अभियान चले थे. ओके, so next students, page number 36. Okay, here we will read. At first we will see a picture, and this picture is Qutbul al-Islam mosque and minarets built during the last decade of the 12th century. This was the congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultans, described in the chronicles as Delhi-e-Kunha, the old city. Okay, and the mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khilji. Okay, and the minar was built by two sultans, Qutbuddin Aibak and Iltutmish. तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं स्टूडेंट्स. यह जो चित्र है, यह किसका चित्र है? यह चित्र 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुवत यानी अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारों का है. ओके, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है. ओके, और इतिहास में इस शहर को दिल्ली-ए-कोहना यानी पुराना शहर कहा जाता है. इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया और मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी. ओके स्टूडेंट्स, सो द मस्जिद. अब हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? मस्जिद के बारे में पढ़ेंगे. द मस्जिद, a mosque is called a masjid in Arabic, literally a place where a Muslim protests in reverence to Allah. Okay, so जो ये मस्जिद है यह एक अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा. ओके, सजदा मीन्स होता है स्टूडेंट, जैसे मोमडन्स पूजा करते हैं घुटने और माथे को टेक कर, वे घुटने के बल बैठते हैं और माथा जमीन पर टिकाते हैं, उसको बोलते हैं सजदा. ओके, तो ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं. और जामा मस्जिद, ओके, prostrates in reverence to Allah. In a congregational mosque, masjid e jami or jama masjid, Muslims read their prayers, namaz together. Okay, और जामा मस्जिद यानी मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है, मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ पर मुस्लिम अपनी प्रार्थना पढ़ते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं. उनकी प्रार्थना क्या होती है? नमाज होती है, जहाँ पर अनेकों मुसलमान एक साथ एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं. ओके,
and members of congregational choose the most respected learned male as their leader imam for the rituals of prayers। और नमाज की रस्म के लिए सारे जो नमाजी होते हैं, नमाजी में से सबसे अधिक जो रिस्पेक्टेड यानी सम्मानीय और लर्न्ड मेल यानी विद्वान पुरुष होता है उसको इमाम यानी उनके लीडर नेता के रूप में चुना जाता है। ओके, एंड ही ऑल्सो डिलीवर्स द सर्मन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। और उसके साथ साथ इमाम जो होता है, इमाम माने जो उनका एक सम्मानीय और विद्वान पुरुष नेता माना जाता है उसे इमाम कहा जाता है। तो इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान खुतबा मीन्स होता है जैसे धर्म उपदेश देना। ओके, उनके धर्म के बारे में अच्छी बातों को बताना, उपदेश देना, उसको बोलते हैं खुतबा यानी धर्मोपदेश भी देता है। कौन देता है? इमाम शुक्रवार की नमाज में। ठीक है, पूरे हफ्ते तो वो नमाज अदा करता है, प्रेयर करता है, लेकिन जो शुक्रवार की जो प्रेयर होती है उस दिन वो नमाज के दौरान, नमाज होने के बाद, पूजा होने के बाद वो खुतबा देता है, धर्म का उपदेश देता है। ओके, during prayer Muslims stand facing Mecca। okay, facing Mecca in India this is to the west, this is called the Qibla। ओके, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ, ठीक है, मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। और भारत में मक्का किस ओर पड़ता है? पश्चिम की ओर पड़ता है। तो मुसलमान हमेशा किस ओर को पूजा करते हैं? आपने सुना भी होगा, हिंदू पूर्व की ओर मुंह करके पूजा करता है और मुसलमान कहाँ? पश्चिम की ओर मुंह करके पूजा करता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि जो मक्का है वो नमाज के दौरान मुसलमान को मक्के की ओर को मुंह करके खड़ा होना पड़ता। मक्का उनका धार्मिक स्थान है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। और भारत में मक्का किस ओर पड़ता है? पश्चिम की ओर, वेस्ट डायरेक्शन की ओर पड़ता है। तो इसलिए मुसलमान किस ओर को मुंह करके पूजा करते हैं? पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पूजा करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड द किबला। इसको मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में पूर्व की दिशा को ऐसी दिशा बोला जाता है जहाँ पर पूजा की जाती है, ऐसे ही मुसलमान लोग किस ओर को पूजा करते हैं? पश्चिम की दिशा की ओर को पूजा करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? किबला बोला जाता है। ओके, सो ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम्स एंड फेसिंग मक्का टू इंडिया, दिस इज टू द वेस्ट। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द किबला। और पश्चिम की वह दिशा जिसका जो मक्का को इंडिकेट करती है उसे क्या बोला जाता है? किबला बोला जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, and it's a figure 2, Kuwait al-Islam mosque and minaret built during the last decade of the 12th century. This was the congregational mosque of the first city, built by the Delhi Sultans, described in the chronicles as Delhi Ekona, the old city. The mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khilji. The minar was built by two sultans, Qutbuddin Aibak and Iltutmish. तो फिगर 2 हमने जैसे आपको पहले बता दिया था कि फिगर 2 कौन सा था, ये हमने पहले में देखा था पेज नंबर 36 में। और ये फिगर 2 कौन सा है? ये फिगर 2 है 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुवैत अल इस्लाम, यानी कुवैत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें हैं। ओके, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। और इतिहास में स्टूडेंट्स, इतिहास में इस शहर को क्या कहा जाता है? दिल्ली ए कोहना कहा जाता है। इसका मतलब होता है पुराना शहर। ओके, और इस मस्जिद का जो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने और विस्तार किया। और जो यहाँ पर मीनार बनाई गई है स्टूडेंट्स, मीनार का चित्र आप देख सकते हैं। ये मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। ओके, नाउ फिगर 3, इट इज द Begumpuri mosque, built in the reign of Muhammad Tughlaq, was the main mosque of Jahanpanah, the sanctuary of the world. His new capital in Delhi, see map 1. Okay, figure 3 हमें दिखा रहा है बेगमपुरी मस्जिद, यानी यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली, यानी जहांपनाह क्या बोलते हैं? विश्व की शरण स्थली की क्या
है, मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। और मानचित्र 1 में हम अभी देखेंगे जहांपना, जैसे हमने अभी मानचित्र 1 देखा था, तो मानचित्र 1 में हमको क्या दिखाई दिया था, जहांपना दिखाई गया था। ठीक है, जहांपना शहर यहाँ पर बताया गया था। ये यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, जहांपना। ओके, दिस इज अ मैप 1। सेलेक्टेड सल्तनत सिटीज ऑफ दिल्ली 13 to 14th सेंचुरी में जहांपना, जो यहाँ पर हम देखा था, हमने पढ़ा था, तो यहीं पर ये मस्जिद बनाई गई है। ओके, तो एज यू कैन सी बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट इन द राजिन, यानी बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह में बनाई गई। ओके, जो कि विश्व की शरण स्थली के नाम से भी जानी जाती है। और मानचित्र 1 में अभी हमने देखा था, जहांपनाह को हम ढूंढेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज page number 37. Here is also some pictures about the Delhi Sultan built a mosque in cities. Okay, built in mosque in cities all over the subcontinent. You can see as all over the subcontinent. Okay, तो जो दिल्ली के सुल्तानों के सारे उपमहाद्वीप के अनेकों शहरों में मस्जिदें बनवाई गई। These demonstrate their claims to be protectors of Islam and Muslims. Mosque also helped to create a sense of a community of believers who shared a belief system and a code of conduct. Okay, so here यहाँ पर हम कहेंगे कि इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। किससे बल मिलता है? जो कि दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेकों शहरों में क्या बनाई थी, अपने पूजा स्थल यानी अपनी मस्जिदें बनाई थी। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम होने को बल मिलता है। एंड समान आचार संहिता, ओके, सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, और समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का भी अर्थ उनको मिलता है, जो कि इस बोध को उत्पन्न करने में भी मस्जिदें काफ़ी सहायक होती थी। एंड इट वॉज नेसेसरी टू रेनफोर्स दिस आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज ऑफ मुस्लिम केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स, और एक समुदाय का, ओके, एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना भी जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। ओके, हेयर स्टूडेंट्स, फिगर 3 एंड फिगर 4। ओके, दिस इज अ फिगर 4। इट्स अ मोत की मस्जिद बिल्ट इन द रीजन ऑफ अ सिकंदर लोधी बाय हिज मिनिस्टर। यह मोट की मस्जिद है जो सिकंदर लोधी के शासनकाल में उनके मंत्री के द्वारा बनवाई गई थी। एंड फिगर 5, मॉस्क ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन द लेट 1520s। ये फिगर 5 है, जो जमाली कमाली की मस्जिद यानी 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनाई गई थी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, compare figure 2, 3 and 4 and 5. What similarities and differences do you notice among us the mosque? The mosque in figure 3, 4 and 5 show an evolutions, the architectural traditions that culminates in Shah Jahan Mosque in Delhi. Okay, see figure 7 in chapter 5. When we will read chapter 5, then we will see and we will compare here. यहाँ पर हमें क्या करना है, चित्र 2, 3, 4 और 5 की हमें कंपेयर करनी है, तुलना करनी है कि इन मस्जिद की समानताएं और असमानताएं हमें देखनी है। और चित्र 3, 4, 5 में स्थापत्य यानी जो आर्किटेक्चर था उस परंपरा का विकास भी हमें देखना है कि कितना विकास हमें मिला, जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहां की मस्जिद में दिखाई देती है। वो हम शाहजहां की मस्जिद हम डिटेल में लेसन 5 में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडेज क्लास इज ओवर। आई विल बी बैक टुमारो विद नेक्स्ट पेज, chapter 3, slaves rather than sons. Okay, so today I will be back. Stay then happy and healthy. Bye bye, take care.